नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। लखनऊ में बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा, 8 लोगों की मौत। मलबे में दबे लोगों को निकालने का बचाव अभियान जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल जाकर लेंगे घायलों का हालचाल। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, साक्षर होने से लोग बनते हैं आत्मनिर्भर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से सऊदी अरब की यात्रा पर रियाद पहुंचे। विदेश मंत्री पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। जीसीसी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ होनी है द्विपक्षीय बैठकें। बारिश का दौर रहेगा जारी। मौसम विभाग ने उत्तर समेत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों के लिए किया अलर्ट जारी। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है भगवान गणेश का 10 दिवसीय गणेश उत्सव। चारों ओर लगा गणपति बप्पा मोरया का जयकारा। देश भर के पंडालों में उत्सव की रौनक। आज होगा 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन। और पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। प्रतियोगिता के आखिरी दिन आज पूजा ओझा खेलेंगी पैरा कैनोइंग का सेमीफाइनल। फिलहाल भारत ने 7 स्वर्ण सहित जमाया 29 पदकों पर कब्जा। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए हादसे की। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में कल इमारत गिरने से अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में अब तक 28 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। मौके पर मौजूद अग्निशमन बल, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने आश्वासन दिया कि जब तक किसी भी व्यक्ति के होने की संभावना होगी तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लेंगे। अभी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। जब तक पूरे क्षेत्र का, पूरे एरिया का सर्वेक्षण नहीं हो जाता है तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि अंदर और कोई है या नहीं है। इस हादसे के बाद हमारे संवाददाता विकास सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर बिल्डिंग हादसे में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। इस हादसे में टोटल 36 लोगों को निकाला गया, जिनमें 28 लोगों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है और 8 लोगों की दुखद मौत हो गई है। ऑपरेशन लगभग 15 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, ये जारी है अभी भी। जिला प्रशासन का ये कहना है कि जब तक अंदर किसी के भी फंसे होने की संभावना रहेगी तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। और जब ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि अंदर कोई नहीं है, उसके बाद ये पूरा मलबा तेज़ी से एक साथ हटा दिया जाएगा। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। ऑपरेशन भेड़िया के तहत अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 भेड़िए बचे हैं जिन्हें पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। वन विभाग, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में रात्रि गश्त करने के लिए समन्वय स्थापित किया। ग्रामीण भी अपने स्तर पर सुरक्षा इंतजाम कर रहे हैं। प्रशासन और ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे बचाव और सुरक्षा कार्यों का जायजा लिया हमारे संवाददाता रामेंद्र ने। पूरा इलाका सहमा हुआ है। लोग अपने खेत भी देखने नहीं आ रहे हैं क्योंकि भेड़िए के आक्रमण का डर है। लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। कई लोग उसका शिकार बन चुके हैं। हमारे सामने जो रिक्शा आ रहा है उससे अनाउंस किया जा रहा है, गांव के लोगों को सूचित किया जा रहा है कि कैसे वो सुरक्षित रहे और किस तरीके से अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, कि रात में किस तरह शिकार करता है वो। और ये कम से कम 8-10 गांव के क्षेत्र में अनाउंस करते हैं। 4 लोग हैं, लाठी डंडे से लैस हैं कि अगर खतरा हो तो ये
उसका बचाव कर सके। कहाँ कहाँ जाते हैं आप, किस तरीके से लोगों का बचाव कर रहे हैं? सम्मनपुरवा, नवापुरवा, टिपरा, और कुमारनपुरवा, महसी, यही लोग मतलब अपने मजरे में हम जाते हैं और लोगों को जागृत करते हैं कि मतलब जागते सोना, अंदर पढ़ना, दरवाजा खिड़की बंद करके पढ़ना और खुद जागो दूसरों को जगाओ। इसलिए सभी लोग साथ में कि भेड़िया हमला न कर सके, क्योंकि जो है भेड़िए से खतरा है। हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं कि सब लोग बाहर न लेटे, अंदर लेटे, बच्चों को अपने पास लेटा लें और बंद दरवाजे के अंदर रहें और जो है किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। अगर भेड़िया लोगों का शिकार कर रहा है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि कैसे वो सुरक्षित रह सकते हैं। रात का अंधकार है, ये खेत है, गांव से दूर का रास्ता है जो आप देख रहे हैं। एक तरफ पानी भरा हुआ है और एक तरफ हरे भरे खेत हैं। यहाँ से जाते हुए कि दूर दूर तक आवाज़ जाती है। इनके जो रिक्शे पर लाउड स्पीकर लगा हुआ है कि लोग सचेत रहें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, खुद सुरक्षित रखें, ये उनके लिए बहुत आवश्यक है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, महसी, बहराइच। पाकिस्तान की सेना ने सार्वजनिक रूप से पहली बार कबूल किया कि 1999 के करगिल युद्ध में उसकी भागीदारी थी। इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने करगिल में पाक सेना के जवानों की मौत की बात स्वीकार की। इसे पाकिस्तानी सेना का पिछले 25 साल में पहला कबूलनामा माना जा रहा है। इससे पहले कभी भी ये बात स्वीकार नहीं की गई थी। इसके अलावा 1999 के करगिल युद्ध के दौरान पाक सेना प्रमुख जनरल रहे परवेज मुशर्रफ ने खुद कई बार पाकिस्तानी सेना की भूमिका को स्वीकार किया था। पाकिस्तान शुरू से दावा करता आया कि करगिल युद्ध में कश्मीरी उग्रवादी शामिल थे, जिन्हें वो मुजाहिदीन बताता है। इस कारण से करगिल युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों के शवों को लेने से भी पाकिस्तान ने इनकार किया था। इसके बाद भारत ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ पाकिस्तानी सैनिकों का अंतिम संस्कार किया था। टाइम पत्रिका ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को AI 2024 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। अश्विनी वैष्णव को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में किए गए पहल के लिए इस सूची में शामिल किया गया है। टाइम्स मैगजीन का मानना है कि अश्विनी वैष्णव की अगुवाई में भारत ने AI के क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाई और इसे आगे ले जाने के लिए भी वो अग्रसर है। इस पत्रिका में कहा गया कि हालांकि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अभी तक कोई बाध्यकारी कानून नहीं बनाया, लेकिन फिर भी भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी की अध्यक्षता की और उभरते हुए इस नए क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अध्यक्षता करना भावी नेतृत्व की ओर इंगित करता है। और अब बात आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनाथ सिंह मतदाताओं से भाजपा उम्मीदवार को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील करेंगे। इस क्रम में राजनाथ सिंह एक के बाद एक 2 जनसभाएं करेंगे। दोपहर में जम्मू के रामबन में राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही वो श्रीनगर के बनिहाल में दूसरी जनसभा करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री के रियाद पहुंचने पर सऊदी अरब के प्रोटोकॉल मामलों के उप मंत्री ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री भारत खाड़ी सहयोग परिषद GCC की पहली बैठक में शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान खाड़ी देशों के साथ भारत के मजबूत होते संबंधों पर चर्चा होगी। अपनी इस यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर JCC सदस्य देशों में अपने समकक्ष अन्य विदेशी जो मंत्री हैं उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं भारत और GCC के बीच रणनीतिक, व्यापारिक, निवेश, ऊर्जा सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ कई और क्षेत्रों में बहुआयामी संबंध है। साथ ही GCC क्षेत्र भारत के लिए प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और यहाँ लगभग 8.9 मिलियन की संख्या में भारतीय प्रवासी समुदाय रहता है। राजस्थान का जोधपुर इन दिनों भारतीय वायुसेना के मल्टीलैटरल युद्धाभ्यास तरंग शक्ति से गुलजार है। इस युद्धाभ्यास में दुनिया के कई देशों की वायुसेनाएं शामिल हैं। 30 अगस्त से शुरू हुआ
वायु अभ्यास 14 सितंबर तक चलने वाला है। युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना के तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 के ओपन डे पर भारतीय वायुसेना और अभ्यास में शामिल अन्य देशों की वायुसेनाओं ने अपना कौशल दिखाया। शो के दौरान सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने अपने कौशल का परिचय देते हुए सटीक उड़ान का एक शानदार प्रदर्शन पेश किया। युद्धाभ्यास के दौरान पायलटों ने अपने युद्ध कौशल और क्षमताओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के साथ सुखोई 30 MKI स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इंडियन एयरफोर्स को मिलाकर टोटल 8 देश आए हुए हैं जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बैरियर को तोड़ रहे हैं, एक दूसरे की टैक्टिक्स सीख रहे हैं, चाहे वो क्लोज कॉम्बैट में हो चाहे वो BVR में हो। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं। सारे लेसन्स हम एक दूसरे से सीख रहे हैं और अभी हमने काफ़ी सॉर्टीज फ्लाई की हैं एक दूसरे के साथ एंड अभी तक हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के कारण इन दिनों जोधपुर का आसमान 3 रंग से रंगा हुआ नजर आ रहा है। युद्धाभ्यास में शामिल सभी देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा कर रही हैं। ग्रुप कैप्टन सम्राट बताते हैं कि भारतीय लड़ाकू विमान तेजस हल्के लड़ाकू विमानों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए आत्मनिर्भर भारत का अद्भुत मिसाल पेश कर रहा है। हर मिशन से पहले सारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सारे मिलते हैं साथ में, मिशन की प्लानिंग होती है। मिशन उड़ने के बाद हम सारे फिर से साथ में मिलते हैं, मिशन की डीब्रीफ होती है जिसमें हम आपस में बात करते हैं और एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिससे हमें सीख मिलती है कि आगे जाकर बेहतर कैसे बनना है। लर्निंग बहुत ही अच्छी रही है, जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला है अपने बाकी एयरफोर्सेस से भी, तो आगे जाकर डेफिनेटली हमें बहुत हेल्प करेगा ये। वर्ष 1996 में गठित सूर्य किरण एरोबैटिक टीम दुनिया की बेहतरीन एरोबैटिक्स टीमों में से एक है। इस अनूठी टीम ने भारत में 500 से अधिक प्रदर्शन किए हैं। इसके अलावा विदेशों में भी कई प्रदर्शन किए हैं। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 में इस टीम ने अपने बेहतरीन और रोचक प्रदर्शन के दम पर ये साबित कर दिया है कि एक आधुनिक लड़ाकू विमान क्या कर सकता है। हमने सुखोई 30 की मैन्यूवरेबिलिटी देखी थी जो शुरुआत में हुई थी। उससे पहले हम लोग ने यहाँ पे अलग अलग जो एयरफोर्स के लोग आए थे उन लोग से हमने मुलाकात करी, उनके एयरक्राफ्ट जाने, उनके जो वर्क ट्रेडिशन होते हैं वो सब देखा। उसके बाद में सूर्य किरण का ट्रेडिशनल जो हुआ, उसके बाद में अपना जो ALH अपना प्रचंड है, और फिर उसके बाद में उसके साथ साथ ही जो LCH हुआ था उन सब के भी हम लोग ने एक्रोबैटिक्स देखे थे जो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे अच्छा तो सुखोई का था, उसके जो मैन्यूवर्स थे बहुत बढ़िया लगे थे, और यहाँ पे जितने भी फ्लाइट्स जितने भी जेट्स हैं दूसरे कंट्रीज़ के, बहुत बढ़िया है। तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास का पहला चरण अगस्त में तमिलनाडु में संपन्न हुआ था। भारत के सबसे बड़े बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति के पहले चरण में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और UK की वायु सेनाएं शामिल हुई थीं। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 के तहत कई देशों की वायु सेनाएं अभ्यास कर रही हैं। इस वायु अभ्यास में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित दूसरे देशों की वायु सेनाएं साथ मिलकर एयर टू एयर तथा एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज़। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, TMC के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दे दिया है और साफ तौर पर ममता बनर्जी को एक खुला पत्र लिखकर उन्होंने यहां तक कहा कि वो राजनीति से भी अलविदा कह रहे हैं। और जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या का मामला सामने आया, उसके बाद से हमने देखा कि अलग अलग राजनीतिक मंचों पर ममता बनर्जी की सरकार पर कई सवालिया निशान उठाए गए और खुद अब TMC के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया और ये भी पत्र लिखकर कहा कि मैंने अपने पद को छोड़ने का फैसला लिया है। और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उन्होंने ये कहा है और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद थी, ये जवाहर सरकार ने लिखा है कि उन्हें उम्मीद थी कि तृणमूल कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर त्वरित कार्रवाई करेगी, उचित संज्ञान लिया जाएगा इस मामले को लेकर और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अभया को इंसाफ मिलेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ नज़र नहीं आया। कदम उठाया गया लेकिन देरी बहुत हो चुकी है और उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में जल्द ही शांति बहाली होगी और दोषियों को सख्त सज़ा मिलेगी।
लेकिन फिलहाल कोलकाता कांड के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत जुड़ गए। प्रसन्नजीत, टीएमसी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन साफ तौर पर जो कारण उन्होंने गिनाए हैं ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब हो सकते हैं टीएमसी के लिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देखिए आजकल हम दूरदर्शन में या पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में कोई स्पेकुलेटिव स्टोरी करते नहीं है, लेकिन आज से 10 दिन पहले एक पब्लिक डिबेट में हम भी थे और हमारे अपोजिट में जवाहर सरकार भी थे। तो हमने जो बात रखे थे उनके जवाब में जवाहर सरकार करीब करीब मान ही लिए थे कि जो स्थिति है तृणमूल कांग्रेस के अंदर और तृणमूल कांग्रेस ने इस लेडी डॉक्टर के मामले में जिस तरह से जिस तरह की मोड में है, जिस तरह से सारे चीजों को छिपाने की और दबाने की कोशिश में थे, तो मुझसे हो नहीं पा रहा है कि आपकी जो आरोप है पब्लिक डिबेट में उसका जवाब मैं दे पाऊं। तो उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि जवाहर सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में कोई स्पेकुलेटिव स्टोरी करते नहीं है, तो जवाहर सरकार आखिरकार उनको इस्तीफा देना पड़ा। काफी सारा एंटी मोदी बातें लिखकर, एंटी आरएसएस बातें लिखकर, एंटी एनडीए सरकार या बीजेपी सरकार बातें लिखकर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सामने अपना ऐसा चेहरा बनाया था कि उन्होंने शायद राज्यसभा की सांसद बन के तृणमूल कांग्रेस को कोई ऊंचाई तक ले जाएंगे। लेकिन आखिर तक अगर थोड़ा सा इंसानियत उनके अंदर बचा है तो शायद बचा हुआ था, और इस मामले में चाहे वो 1 महीना बाद हो लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और जो बातें उन्होंने अपने ओपन लेटर में लिखे हैं ये सिर्फ जवाहर सरकार का नहीं, पूरे तृणमूल कांग्रेस के अंदर इस बातें को लेकर लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। चाहे वो पहले की जो डेप्यूटी लीडर अच्छा, ये जो आप बिल्कुल प्रसन्नजीत जो सुखेंदु शेखर रॉय वो भी इस तरह से बातें रख रहे हैं आजकल। जी बिल्कुल, भाजपा को किसी तरह से पटखनी देने के लिए खासतौर पर राज्यसभा में टीएमसी के सांसद के रूप में जवाहर सरकार पर बड़ा दारोमदार था जब टीएमसी ने उनको चुना था, और प्रसारण विधेयक को लेकर भी कई अहम बयानबाजी उन्होंने की। लेकिन खैर ये अलग बात है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं टीएमसी जिस तरह से इस पूरे मामले पर अपना कार्य विशेष दिखाने की कोशिश कर रही थी, दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कथनी और करनी में बहुत अंतर था, ये कहीं ना कहीं भली बात ही समझ रहे थे जवाहर सरकार। बिल्कुल, देखिए ये सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम पड़ गया 9 तारीख दोपहर से ही कि कथनी और करनी में तृणमूल कांग्रेस का काफी अंतर है, और जिस खतरनाक तरीका से पूरे इस बर्बर घटना को दबाने की कोशिश किया जा रहा है वो किसी इंसान से बर्दाश्त करना काफी मुश्किल है। तृणमूल में वो लोग इससे बर्दाश्त करके अभी भी बचा हुआ है जिनके लिए राजनीति एक प्रोफेशन है। ये एक अच्छी बात है कि कम से कम जवाहर सरकार अपने राजनीति को प्रोफेशन नहीं माना, उन्होंने सरकार की पेंशन को ही अपना प्रोफेशन अभी मान के चल रहा है। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि इन लोगों ने सिर्फ बंगाल पे नहीं बाकी जगहों पे इनका राजनीति में और इस तरह से राज्यसभा या लोकसभा का पद पाने के लिए एक ही मापदंड है, वो है कि मोदी को गाली देना या बीजेपी को गाली देना या बीजेपी और एनडीए सरकार को गाली देना। आप शायद जवाहर सरकार को समझ में आ गया इस तरह से सिर्फ गाली देके हो सकता है कि एक पद तो मिल सकता है, लेकिन अपने बेटी को वो बचा नहीं सकते, तो इसीलिए शायद वो इस्तीफा दे दिया आजकल। और कहीं ना कहीं अपने इस खत में जो खींच है उसे भी प्रकट करते हुए नजर आए साफ तौर पर जवाहर सरकार। और ये जो बात उन्होंने लिखी है प्रसन्नजीत, इसे हम किस तरह से देखें कि उन्होंने राज्यसभा की सांसदी से तो इस्तीफा दिया ही, लेकिन वो राजनीति से भी संन्यास ले रहे हैं। देखिए, राजनीति से संन्यास लेना ये उनकी निजी बात है, लेकिन अगर इस तरह से उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश करे कि राजनीति मतलब इस तरह की गंदे काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उनकी पार्टी की प्रॉब्लम है। उनकी जिस पार्टी में वो गए थे
और राज्यसभा की सांसद बने थे, ये उस पार्टी की समस्या है और उस पार्टी और उनके बीच का समस्या है। लेकिन इस तरह से अगर उन्होंने राजनीति को कलुषित करना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कई सारे राजनीतिक दल है जो ठीक तरह से काम करते हैं और देश के लोगों तक सेवा पहुंचाने की काम करते हैं, और इस तरह की बर्बर घटना में अपने जो कानूनी कार्रवाई है वो करना उचित समझते हैं। ये वो कैसे। अच्छा, एक चीज उन्होंने और भी लिखी है, हालांकि वो लचर रवैये से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं दुखी नजर आए जो पूरे इस मामले पर दिखाया गया ममता बनर्जी सरकार द्वारा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है अपने पत्र में प्रसन्नजीत कि जो पार्टी के निचले स्तर के नेता हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उन पर हैं, स्थानीय नेताओं के साथ भी भ्रष्टाचार की मिलीभगत है, तो इस बात से तो कोई कोताही नहीं बरत रहे वो कहने में कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी ने भड़काऊ भाषण दी है पिछले 1 महीनों में 2-3 भाषणों में, जिस तरह से उन्होंने निचले स्तर की, देखिए तृणमूल कांग्रेस वैसे पूरी तरह से एक लुम्पेन पार्टी है, ऊपर से नीचे तक लुम्पेन है और जो एंटी सोशल थे उससे भरा पड़ा है। यहाँ पे एंटी सोशल अब तृणमूल कांग्रेस के नेता बन गए। ऐसा नहीं है कि नेता एंटी सोशल बन गए, ये एंटी सोशल नेता बन गए। जो एंटी सोशल है लोकल एरिया में, सब तृणमूल कांग्रेस की आइदर ब्लॉक प्रेसिडेंट है, नहीं तो कोई पंचायत की कर्माध्यक्ष है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस की पूरे स्ट्रक्चर है। इसपे इतना दिन जवाहर सरकार को कैसे लगा कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये पहले दिन से लोगों को मालूम है। और जिस तरह से ममता बनर्जी इतना बर्बर घटना घटने के बावजूद भी भड़काऊ भाषण दिए और उसके बाद सब जगह जगह पर विधायक है, कोई सांसद है, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट है, इन लोगों ने जिस तरह से गुंडागर्दी करने पर उतर आए हैं, इससे पता चलता है कि इस तरह से अगर विरोध बंगाल के लोग नहीं जताते तो ये तृणमूल कांग्रेस के सारे गुंडा रास्ते पे उतर आते और समाज में जिस तरह से एंटी सोशल एक्टिविटी किया जाता है ऐसे एंटी सोशल एक्टिविटी करते। लेकिन ये जवाहर सरकार को बताना जरूरी नहीं है, बंगाल के लोगों को समझ में आ गया कि ये जो तृणमूल कांग्रेस है ये यहाँ पे जो गुंडा है वो नेता बन गए हैं, जो नेता है वो गुंडा नहीं बने हैं। बिल्कुल, और साफ तौर पर वो पार्टी में रहकर अगर ज्यादा प्रेशर डालते तो वो एक अच्छी खबर होती बंगाल की जनता के लिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो टीएमसी सांसद जवाहर सरकार, उन्होंने सक्रिय राजनीति के साथ साथ राज्यसभा की जो सांसदी है उससे भी इस्तीफा दे दिया है। साफ तौर पर जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर उनका रेप और हत्या की गई और जो लचर रवैया वहाँ की सरकार द्वारा अपनाया गया इस पूरे केस पर, इससे वो कहीं ना कहीं बहुत नाखुश थे और इसीलिए उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए टीटी न्यूज़ के साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 8 सितंबर 1967 को इस खास दिन को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता विषय को रखा गया। भारत सरकार ने भी देश में साक्षरता दर को बढ़ाने की दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से मातृभाषा को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि हमें एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। हमें आज दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम एक को जरूर लिटरेट करेंगे और 6 महीने में करेंगे ताकि साल में 2 कर पाए। थीम तो बहुत ही बढ़िया है, मल्टीलिंगुअलिज्म,
दुनिया में भारत के मुकाबले कोई देश नहीं है. We are a unique nation when it comes to richness of language. I will appeal to states that have not adopted national education policy to rethink, revisit, because this national education policy is a game changer. This national education policy allows our youth to fully exploit their talent and energy, and it gives importance to all languages. राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई 44वीं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की आम महासभा में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ समय से बड़ी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल देश की मेजबानी करने की क्षमता को दर्शाया गया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी राष्ट्र ने एक अलग पहचान बनाई है. India has already demonstrated its capabilities to host big international sporting events. In the past 10 years, our government in India has successfully hosted the FIFA Under-17 World Cup in 2017, the Chess Olympiad in 2022, the FIFA Under-17 Women's World Cup in 2022, F1 Powerboat World Competition in 2022, Field Hockey World Cup in 2023, and ODI Cricket World Cup in 2023. Organizing sports is not only a platform for competition, but it is also a means of communication between cultures and countries. और अब बात गणपति बप्पा मोरया की. देश विदेश में गणेश उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और इसी बीच हम आपको आज बताएंगे गणेश जी के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां प्रधान पुजारी सिर्फ महिलाएं होती हैं. आप इस रिपोर्ट का लीजिए आनंद. हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार. देश और विदेश में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया. इस विशेष अवसर पर हम आपको बताते हैं एक विशेष मंदिर के बारे में, जहां महिला पुजारी ही पूजा अर्चना करती हैं. ये मंदिर राजस्थान के डिडवाना कुचामन जनपद के कुचामन शहर में स्थित है. ये ऐतिहासिक मंदिर है डोंगरी गणेश जी का मंदिर. कहा जाता है कि कुचामन शहर को बसाने से पहले यहाँ गणेश जी की मूर्ति की स्थापना हुई और उसके बाद शहर को बसाया गया. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ वर्ष 1891 से प्रधान पुजारी महिला ही बनती आई हैं. इस तरह से ये मंदिर बीते 125 सालों से भी ज्यादा समय से महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रहा है. मंदिर में प्रधान पुजारी बबीता शर्मा के मुताबिक उन्हें प्रधान पुजारी का पद विरासत में मिला है. इससे पहले उनकी सास और उससे भी पहले उनकी सास प्रधान पुजारी थी. मेरी नानी सास, मेरी दादी सास, मेरी सासू माँ सब सेवा करते आ रहे हैं और 10 साल से मैं खुद यहाँ सेवा का कार्यभार संभाल रही हूँ. ये सब गणेश जी की कृपा है. कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है. ये कोई प्रभु की कृपा है कि सब लोग पीढ़ी दर पीढ़ी महिला प्रधान पुजारी यहाँ की रही है. महिला प्रधान पुजारी बबीता शर्मा के पति और मंदिर के सहायक पुजारी नाथूलाल शर्मा बताते हैं कि इस गणेश मंदिर में भगवान से मांगी हर मन्नत पूरी होती है. सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर में भगवान गजानन रिद्धि सिद्धि के साथ सिद्धि विनायक स्वरूप में विराजमान है और पिछले 331 साल से सिंडोलिया परिवार पूजा अर्चना का कार्य करता आ रहा है. मंदिर की स्थापना से हमारे पूर्वज इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं. प्रथम जो पुजारी थे वो बुद्धदेव जी गौड़ थे और उसके पश्चात पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई. मेरे दादी जी के माता जी दापू देवी जी के एकमात्र संतान शिव प्यारी देवी थी. तो उस समय राजा जी ने 133 वर्ष पूर्व उनको पूजा करने का अधिकार दे दिया. उस समय से इस मंदिर की प्रधान पुजारी का पद महिलाएं ही सुशोभित करती है.
स्थानीय निवासी और भगवान गणेश के भक्त अनंत तिवारी बताते हैं, राजाओं महाराजाओं के दौर में जब भी राज परिवार कोई नया काम शुरू करता था, कोई त्योहार का मौका होता था या फिर युद्ध में जाना होता था, तो सबसे पहले गणेश डुंगरी स्थित भगवान गणेश के दर्शन किए जाते थे। युद्ध में जीतकर लौटने पर भी सबसे पहले गणेश जी के ही दर्शन किए जाते थे। इससे पहले जब भी राजा महाराजा युद्ध में जाते थे, विवाह होता था, तो सबसे पहले यहाँ गणेश मंदिर में आते थे, उनको प्रणाम करते थे, धोख लगाते थे, उसके बाद ही कोई नए कार्य का आगाज करते थे। और आज भी वही परंपरा आज कुचामण में चली आ रही है, जो वर्षों पुरानी परंपरा है वही आज चली आ रही है। कोई भी शुभ कार्य हो, विवाह हो या और कुछ भी काम हो, सबसे पहले यहाँ गणेश डूंगरी आते हैं। कुचामन का ये गणेश मंदिर राजे रजवाड़ों के दौर से आज तक के दौर तक महिला सशक्तिकरण का बड़ा संदेश दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।